चल रहा था। जून जुलाई में अपने चरम पर होगा कोरोना, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। लेकिन ये पीक क्या है, इसका मतलब कहीं नहीं समझाया गया। इस पीक में रोज कितने मामले सामने आएंगे, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही। हर कोई इस बयान को अपने हिसाब से समझ रहा है। कोई कह रहा है कि अब लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जाएगा, अब तो दुकानें फिर से बंद करनी पड़ेंगी, वगैरह वगैरह। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना का पीक आने वाला है। जब उनसे इससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पीक और देर से आएगा। मगर ये पीक जब भी आए, जून में आए या जुलाई या अगस्त में आए, हमें लॉकडाउन से ट्रांजिशन के लिए तैयार रहना होगा। सोशल मीडिया पर चल रहे इस खबर से जुड़े तमाम सवालों के साथ बीबीसी ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के पूरे वक्तव्य को दोबारा से सुना और समझने की कोशिश की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस बयान का आधार क्या है। दरअसल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से सवाल पूछा गया था कि क्या भारत में कोरोना का पीक आना बाकी है। इसके उत्तर में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जवाब दिया था, अभी तो केस बढ़ रहे हैं, पीक तो आएगा ही। पीक कब आएगा, ये मॉडलिंग डेटा पर आधारित होता है। कई एक्सपर्ट्स ने इसकी डेटा मॉडलिंग की है, इंडियन एक्सपर्ट ने भी की है और विदेशी एक्सपर्ट्स ने भी। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जून जुलाई में पीक आ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इससे पहले भी पीक आने की बात कही है। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसके आगे अगस्त तक भी पीक आ सकता है। इसके आगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, मॉडलिंग डेटा कई वेरिएबल्स यानी फैक्टर पर निर्भर करता है। पहले के मॉडलिंग डेटा में अगर आप देखें तो ये कहा गया था कि कोरोना पीक मई में आएगा। उस मॉडलिंग डेटा में ये फैक्टर शामिल नहीं किया गया था कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। उसको फैक्टर इन किया गया तो पीक का टाइम आगे बढ़ गया। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी निरंतर बदलते रहने वाली प्रक्रिया। हो सकता है कि सप्ताह भर बाद की स्थिति को देखकर मॉडलिंग डेटा देने वाले अपना पूर्वानुमान बदल दें। दरअसल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का पूरा बयान सुनने पर ये साफ हो जाता है कि उनके बयान का आधार मैथमेटिकल डेटा मॉडलिंग है। लेकिन वो कौन सा डेटा मॉडलिंग है, कहाँ के एक्सपर्ट ने की है या ये उनके खुद की है, इसके बारे में ना तो उनसे सवाल पूछे गए और ना ही उन्होंने इसका जवाब दिया। हाँ, एक जगह डॉक्टर गुलेरिया ने ये जरूर कहा कि कई बार जमीनी परिस्थितियाँ देखकर इस तरह के पूर्वानुमान बदल जाते हैं। इस संबंध में डॉक्टर गुलेरिया से सवाल करने के लिए बीबीसी गुरुवार शाम से ही उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस स्टोरी के लिखे जाने तक उनका जवाब नहीं मिल पाया है। आइए समझते हैं कैसे होती है डेटा मॉडलिंग। ये समझने के लिए बीबीसी ने संपर्क किया प्रोफेसर शमिका रवि से। प्रोफेसर शमिका रवि अर्थशास्त्री हैं और सरकार की नीतियों पर रिसर्च करती हैं। वो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य भी रही हैं। कोरोना काल में वो हर रोज कोरोना की ग्राफ स्टडी करते हुए अपने नतीजों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा करती रही हैं। प्रोफेसर शमिका रवि ने बीबीसी को बताया, इस तरह की डेटा मॉडलिंग स्टडी दो तरह के जानकार करती हैं। पहला, मेडिकल फील्ड से जुड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट यानी महामारी रोग विशेषज्ञ स्टडी करते हैं। ये एक्सपर्ट इन्फेक्शन रेट डेटा के आधार पर अपना अनुमान लगाते हैं। ये ज्यादातर थ्योरेटिकल मॉडल होती हैं। दूसरा, अर्थशास्त्री वर्तमान डेटा को देखकर ट्रेंड समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। वो देश में उस वक्त अपनाई जाने वाली नीतियों के आधार पर अपना विश्लेषण करते हैं, जो ज्यादातर एविडेंस यानी प्रमाण के आधार पर होता है। हालांकि प्रोफेसर शमिका ने साफ कहा कि डॉक्टर गुलेरिया का बयान उन्होंने नहीं सुना है, इसीलिए उन्हें नहीं पता कि वो किस खास मॉडल की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक एपिडेमियोलॉजिकल डेटा में दिक्कत ये होती है कि कभी कभी स्टडी 2 महीने पहले की गई होती है तो नतीजे अलग आते हैं। आज की परिस्थितियों में नतीजे बदल सकते हैं। मसलन मार्च में की गई स्टडी में अगर मई में पीक आने की बात कही गई है तो हो सकता है उसमें उन्होंने निजामुद्दीन का मरकज मामला, लॉकडाउन बढ़ाने की बात या लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खुलने की बात का जिक्र न किया हो। शमिका कहती हैं, एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल में कई मापदंड होते हैं जिन पर उनका डेटा निर्भर करता है। इसलिए अगर आप भारत का डेटा नहीं लेते, अर्बन रूरल डेटा को नहीं देखते, भारतीयों की एज प्रोफाइल नहीं देखते, जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट को नहीं देखते, तो आपकी स्टडी के नतीजे बहुत सटीक नहीं आएंगे। ज्यादातर स्टडी में पैरामीटर यूरोप के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हर सप्ताह ये मॉडलिंग डेटा नया पीक देते हैं। प्रोफेसर शमिका रवि बताती हैं कि डॉक्टर जब तक मॉडलिंग डेटा के पैरामीटर जस्टिफाई नहीं करते, उसकी वैलिडिटी भारत के लिए बहुत सीमित हो जाती है। पिछले 3 दिन से भारत में रोज 3000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, जबकि 10 दिन पहले तक 1500 से 2000 नए मामले रोज सामने आ रहे थे। इतना ही नहीं, जिस डबलिंग रेट का जिक्र करते हुए सरकार पहले अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो भी अब घटने लगा है।
पहले ये 12 दिन तक पहुंच गया था, अब 10 दिन के आसपास रह गया है। पहले और दूसरे लॉकडाउन के दौरान कुछ एक मामलों को छोड़ दिया जाए तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन देखने को मिला है, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई इलाकों में छूट दी गई। इसके बाद शराब की दुकानों पर लगी भीड़ हम सभी ने देखी। अब प्रवासी मजदूरों को हजारों की संख्या में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेनों से ले जाया जा रहा है। विदेशों से भी लोगों को अब स्वदेश लाया जा रहा है। ऐसे में कोरोना के मामलों का बढ़ने का अनुमान तो लगाया जा सकता है। प्रोफेसर शमिका रवि कहते हैं, एक लॉकडाउन खत्म होने पर दूसरा लॉकडाउन तो नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस ऐसी बीमारी तो नहीं जिसका ट्रीटमेंट आपके पास हो। अब तो इसके लिए मैनेजमेंट ही करना होगा। आप केवल संक्रमण के दर को कम कर सकते हैं, इसे फिलहाल पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। सरकार को तैयारी करने के लिए जितना समय चाहिए था वो मिल गया है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं चल सकता। देश के डॉक्टरों को भी ये बात समझनी होगी। ऐसे में एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान से कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे अहम सवाल तो यही है कि जून जुलाई में पीक आने का मॉडलिंग डेटा का आधार क्या है। ये डेटा किसी सरकारी एजेंसी का है या फिर एम्स के डायरेक्टर ने खुद दिया है। इस डेटा के वेरिएबल्स क्या हैं या आधार क्या हैं? ये भारतीय मानकों के आधार पर लिया गया है या नहीं? ये स्टडी किस अवधि में की गई है? क्या लॉकडाउन के तीसरे चरण में दी गई रियायतें ट्रेन और प्लेन से लाने ले जाने वालों को इसमें जोड़ा गया है? और इस पीक की परिभाषा आखिर है क्या? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, इस तरह की स्टडी और दावों पर विश्वास करना जरा मुश्किल है।